नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा और शांति शिक्षा के इस वीडियो में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट करा देंगे 2018 से 2023 तक के। जो छात्र नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PS24 क्लासेस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समझते हैं, सतत विकास किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 से प्रश्न नंबर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। सतत विकास किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। सतत विकास, सतत विकास का मतलब ये सतत माने होता है लगातार, विकास यानी डेवलपमेंट। तो यहां से समझते हैं, यह एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील हम कह सकते हैं सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो यह एक गतिशील प्रक्रिया है। यह भविष्य की पीढ़ी की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो ये सतत विकास की डेफिनेशन में आप लिख सकते हो कि भविष्य की जो पीढ़ी है उसकी क्षमता से समझौता किए बिना जो वर्तमान की पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यही क्या है, सतत विकास है। सतत विकास की आवश्यकता, तो आप लिख सकते हो सतत विकास की आवश्यकता में कि सामाजिक विकास के लिए, इससे क्या होगा, समाज का विकास होगा। इससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, पर्यावरणीय विकास होगा, मानवीय मूल्यों के विकास के लिए। तो इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। और ये आपकी रिवीजन के लिए क्लास है। ये किसके लिए क्लास बनाई जाती है, जिससे कम समय में आप पेपर के समय रिवीजन कर सकें। अगर डीपली पढ़ना है तो आपको सिलेबस पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट करते हुए किसी एक गुण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर व्यक्तित्व के बारे में आपको लिखना है। तो व्यक्तित्व क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी डेफिनेशन थी, वही है कि व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार, व्यक्ति का क्या है, जो संपूर्ण व्यवहार है उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। उसे क्या कहते हैं, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्ति का क्या है, संपूर्ण व्यवहार, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है। जैसा व्यक्ति व्यवहार करता है उससे आप समझ जाओगे कि इसका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रकार से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्यक्तित्व के गुण, ये आपके पूछे भी जाते हैं कि व्यक्तित्व के 5 गुण बताइए, तो यही हैं। ठीक है, चैतन्यता, अनुभूतियों का खुलापन, बहिर्मुखता, सहमतजन्यता। ठीक है, जो आपके अतलौत्री प्रश्न थे उसमें हमने कराए थे। अब इसमें यह पूछा गया है कि किसी एक गुण का वर्णन करना है, तो हम कर देते हैं चैतन्यता। चैतन्यता किसे कहेंगे, जो आपका चैतन्यता है उसे समझते हैं। चैतन्यता व्यक्तित्व का वह गुण है जिसमें व्यक्ति जागरूक एवं सोच विचार कर व्यवहार करता है। चैतन्यता, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, चैतन्यता व्यक्ति का वह गुण है जिसमें व्यक्ति जागरूक एवं सोच विचार कर व्यवहार करता है। वो एकदम सतर्क रहता है, जागरूक रहता है, चैतन्य अवस्था में रहता है, सोया हुआ नहीं, चैतन्य अवस्था में रहता है यानी जागा हुआ, तभी तो जागरूक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता एवं परिवार के सदस्यों का योगदान क्या है। योगदान बताना है, चरित्र का निर्माण करना है। तो आप देखेंगे जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी माँ है वो उसे बोलना सिखाती हैं। उसके बाद उसके घर के जो भी सदस्य हैं, भाई बहन हैं, बच्चे के माता पिता हैं, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी हैं, उसके बाद कह सकते हैं हम परिवार से ही वह सीखता है सब कुछ। अगर परिवार का माहौल सही नहीं है तो बच्चे में भी उसी प्रकार के गुण आ जाएंगे। तो यहाँ पर यही बताना है कि माता पिता एवं परिवार बच्चों को नैतिक एवं मानवीय मूल्य सिखाते हैं, नैतिक गुण सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सभी के
हित के बारे में सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए, तो ये नैतिक गुण कहला सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं मानवीय मूल्य सिखाते हैं। माता बच्चों की प्रथम शिक्षक होती है। क्यों होती है? जब बच्चा छोटा होता है तो जब बोल ही नहीं पाता है तो माता उसे बुला मतलब बोलना सिखाती है। पहले सरल शब्द सिखाती है, फिर कठिन शब्द सिखाती है, फिर आराम से बच्चा बोलने लगता है। बच्चे अधिकांश समय परिवार व परिवार के सदस्यों के साथ रहते हैं और उनका अनुकरण करके अच्छी आदतें सीखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बच्चों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का विशेष योगदान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। जैसे बच्चों का विकास होता है, चाहे मानसिक विकास हो चाहे शारीरिक विकास हो, तो जो उसके सहपाठी होते हैं उसकी क्या भूमिका होती है। तो आप देखते हैं बच्चा जब तक हम कह सकते हैं 3-4 साल का, जब 3 साल का रहता है, या फिर हम कह सकते हैं जब तक 2 साल का है, 2 या 2 साल का मान लेते हैं, 2 साल का है, तो माँ के बिना वो कुछ नहीं करेगा, उसे माँ जरूर चाहिए। ठीक है, जब थोड़ा बड़ा होता है, 5 साल का जब विद्यालय जाने लगता है, तो वो अपने साथियों के साथ रहता है। अब उसके जैसे साथी होंगे उसी प्रकार से वह उसके अंदर गुण आ जाएंगे। अगर उसके जो सहपाठी हैं वो सही नहीं है तो उसके अंदर भी गलत व्यवहार आ जाएगा, या गलत जो भी उसके सहपाठी हैं उनका जैसा व्यवहार है उसके साथ भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं मानसिक विकास फिर उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर यही आपको लिखना है कि बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका बहुत अहम होती है। साथियों के साथ रहकर बच्चे कई प्रकार के सामाजिक और भावात्मक कौशल सीखते हैं। बच्चे साथियों के साथ रहकर क्या करते हैं? सहयोग की भावना, सामाजिक गुणों का विकास, ये सब साथियों के साथ रहकर उनका होता है। और संगत का असर पड़ता है, जैसे संगत होगी वैसा ही बच्चे में गुण आएंगे वैसे ही। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है। आप देखते हो भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी सभी मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते हैं। तो धार्मिक सहिष्णुता यही है। और धार्मिक विविधता का मतलब ये है कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर भी सभी हैं भाई भाई। लेकिन नेता जो लोग होते हैं वोट के चक्कर में उन्हें दिखा कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनके वोट चाहिए, तो दूसरे के धर्म को लड़ाते रहो। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें गलत हैं। समझते हैं सभी धर्मों को एक समान मानना, सभी धर्मों को एक समान मानना एवं उनका आदर करना, सभी धर्मों को एक समान मानना एवं उनका आदर करना धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है। क्या कहलाती है? धार्मिक सहिष्णुता कहलाती है। भारत में अनेक धर्म एवं जाति के लोग रहते हैं। भारत में क्या है? अनेक धर्म के भी रहते हैं, अनेक जाति के भी रहते हैं। सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है, जिससे सभी व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान करें। इस प्रकार आप अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में अच्छी आदतों के निर्माण में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका बताइए। बच्चों में क्या करना? अच्छी आदतें डालनी हैं, यानी हम कह सकते हैं हमें नैतिक गुणों का विकास उसके अंदर करना है। तो आप देखते हैं बच्चों में नैतिक गुणों का विकास, सामाजिक गुण, दया, अहिंसा आदि गुणों के विकास में परिवार एवं शिक्षक की भूमिका होती है, जिससे बच्चे में अच्छी आदतों का निर्माण होता है, बड़ों का आदर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना के लिखेंगे। इन प्रश्नों को क्या है, रटना नहीं है, रटोगे तो कब तक रटोगे, समझना है केवल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत, व्यवहार में उद्दीपन अनुक्रिया। एक एक करके समझते हैं। लोकतंत्र में मूलभूत सिद्धांत, यानी लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय हैं।
लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, उसे ही तो लोकतंत्र कहेंगे। लोगों द्वारा जो सरकार बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है? क्योंकि अपने यहाँ लोकतंत्र है, लोग सरकार बनाते हैं, लोग अपना मत देते हैं, वोट देते हैं, तभी तो सरकार बनती है। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता चाहिए, समानता चाहिए, न्याय चाहिए। ठीक है, तो यही लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसके अंतर्गत लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से निर्वाचन में आए हुए किसी भी उम्मीदवार को मत देकर अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, यानी अपना वोट देकर अपना नेता चुन सकते हैं। यहाँ तक ये संवाद समझ में आई। नेक्स्ट समझते हैं व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया। जो व्यवहारवाद है उसमें उद्दीपन अनुक्रिया। तो व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया से आशय किसी व्यक्ति का व्यवहार बाहरी उत्तेजनाओं या उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। तो व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया का आशय क्या है? किसी व्यक्ति के व्यवहार, जो किसी व्यक्ति का जो व्यवहार है वो बाहरी उत्तेजनाओं या उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। जैसे हम आपको बताते हैं कि आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको पढ़ना चाहिए, आपके माता पिता बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं और आपको पैसे देते हैं जिससे आप पढ़ सकें। यदि आप पढ़ेंगे नहीं तो बैक लग जाएगी, तो बैक पेपर के लिए आपको अलग से पैसे चाहिए होंगे। अगर 3 पेपर में बैक लगी या फेल हो गए तो बिल्कुल ही पूरा डिप्लोमा ही, जो आपका जो बीटीसी है वो पूरी ही खराब हो गई, फिर आपने नहीं निकाल पाया। तो कहने का मतलब ये है, जब पैसे आपको मिल रहे हैं तो उसका समय पर उपयोग कीजिए। तो यही है, जब हम बताते हैं तो आप मोटिवेट होते हो, उत्तेजना उत्पन्न होती है तो आप पढ़ते भी हो। ठीक है, इसीलिए बीच बीच में हम बताते रहते हैं कि आपको क्या करना है। बाद बाकी तो ये सभी आप फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपको सभी चीज़ पता है। फर्स्ट सेमेस्टर से हम वही बोलते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ और ज़्यादा कुछ करना नहीं है। 20% दिमाग को खाली रखो, जो हम पेपर में जाएं तो हम कुछ बना के भी लिख सकें। ठीक है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं होती है। समझते हैं व्यवहार उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। व्यवहार क्या है? उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पेपर है 2019 का पेपर। 2019 का पेपर समझते हैं वैश्विक दृष्टि से, यानी विश्व की वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता सिद्ध कीजिए। तो वैश्विक विश्व की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है। तो आप देखते हो वस्तु सेवा श्रम और संपदा का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है। अपने देश के व्यक्ति दूसरे देश में कार्य करने जाते हैं, सेवा श्रम, ठीक है। और वस्तु है, दूसरे देश से वस्तु अपने देश में आती है, भारत में, भारत से भी कुछ चीज़ें जाती हैं विदेश में। तो ये आदान प्रदान होता है, उसके लिए हमें वैश्विक शांति चाहिए। अगर हम एक दूसरे देश से लड़ेंगे तो वो मना कर देगा कि हम ये चीज़ भारत को नहीं देंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वस्तु सेवा श्रम और संपदा का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है। इसके लिए देशों में एकता होना आवश्यक है। इसके लिए क्या है? देशों में एकता होना आवश्यक है। शांति शिक्षा अहिंसा एवं न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। जो शांति शिक्षा है वो अहिंसक एवं न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। इससे क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेम की भावना का विकास होता है। इस प्रकार आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्राणायाम से क्या अभिप्राय है, लिखिए। तो प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है प्राण का नियंत्रण करना। किसका नियंत्रण करना? प्राण। हम लोग सांस लेते हैं, यदि सांस रुक जाएगी तो व्यक्ति मर जाएगा, तो वही तो प्राण है। प्राण किसे कहेंगे? वही तो प्राण है। तो प्राण का नियंत्रण करना, सांस का नियंत्रण करना। अगर सांस रुक जाएंगी तो आदमी मर जाएगा, उसे ही प्राण कहते हैं। तो यहाँ पर समझते हैं प्राण का नियंत्रण करना, ये क्या है? प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है।
प्राणायाम द्वारा हम अपने शरीर में व्याप्त प्राण शक्तियों को उत्प्रेरित, संचरित तथा संतुलित करते हैं। इस प्रकार से प्राणायाम के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों के विकास में साथी समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो ये वही प्रश्न है सहपाठी वाला, तो इसे आप बना के लिख सकते हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि में साथी समूह की भी भूमिका होती है। बच्चे सहपाठियों के साथ रहकर सामाजिक गुण, सहयोग की भावना, ये सभी गुण उसके अंदर आते हैं या इनका विकास होता है। सामाजिक गुणों का, सहयोग की भावना का विकास होता है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो गया है कि व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। व्यवहारवाद क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो आंतरिक मानसिक अवस्थाओं की बजाय अवलोकनीय व्यवहार और उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रकार आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे। ये थोड़े आप देखेंगे कि नया विषय है तो कुछ चीज़ें आपको नई नई मिलेंगी। नेक्स्ट है मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है। और यदि आप ये लघुत्तरी की वीडियो देख लेंगे तो सेम टू सेम आपके पेपर में प्रश्न मिल जाएंगे। मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है, लिखिए। वर्तमान समय में मीडिया मानव जीवन का अहम हिस्सा है। मीडिया क्या है? मानव जीवन का अहम हिस्सा है। मीडिया के द्वारा देश में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मीडिया के द्वारा क्या होता है? देश में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मीडिया के द्वारा देश में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मीडिया की सूचनाओं से हिंसा हो सकती है और सही सूचना से हिंसा रुक सकती है। तो हम कह सकते हैं वर्तमान समय में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। कोई भी घटना है, अगर उसके बारे में यदि सही सूचना दी जाए तो सही है। यदि उसकी गलत सूचना यदि दी जाएगी तो जितने भी लोग देखते हैं उन पर गलत प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी वर्तमान में आप देखते हैं कोई भी मीडिया है तो यदि एक ही टॉपिक को यदि हम गलत भी चीज़ को अगर हम 10 बार दोहराएं कि ये चीज़ इसने की तो आपके दिमाग में ऐसा लगेगा कि ऐसा ही हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मीडिया का बड़ा रोल है। नेक्स्ट समझते हैं, महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना हेतु किस प्रकार के आचरण पर बल दिया। महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना के लिए किस प्रकार के आचरण पर बल दिया। तो आपने देखा कि महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे, यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अहिंसा के रास्ते पर चलकर इन्होंने देश को आज़ाद करवाया था। तो महात्मा गांधी ने शांति की स्थापना हेतु सत्य, अहिंसा, सत्यप्रिय आदि आचरण पर बल दिया। महात्मा गांधी जी ने व्यक्तियों में नैतिकता, सदाचार एवं मानवता का गुण विकसित किया था। किसका विकसित किया? नैतिकता, सदाचार एवं मानवता का गुण विकसित किया था। इस प्रकार से आप बना के भी लिख सकते हैं। स्नायु विकृति से संबंधित कार्य व्यवहार पर प्रकाश डालिए। तो किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो सामान्य व्यवहार से अलग हो, किसी व्यक्ति का ऐसा व्यवहार जो सामान्य व्यवहार से अलग हो उसे स्नायु विकृति व्यवहार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्नायु विकृति व्यवहार कहते हैं। इससे व्यक्ति के व्यवहार में स्नायु विकृति का गुण पाया जाता है। इससे क्या पाया जाता है? व्यक्ति के व्यवहार में स्नायु विकृति का गुण पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पेपर है 2020 का पेपर। 2020 का पेपर समझते हैं, अष्टांग योग की क्या उपयोगिता है। तो योग से आप समझते हो शरीर भी स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ठीक है,
और रोग भी कम होते हैं। तो इस प्रकार बना के लिख सकते हो। इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है, आत्म जागरूकता का विकास होता है, तनाव मुक्त होता है, इससे तनाव भी खत्म होता है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। इस प्रकार पॉइंट बना के आप लिख सकते हो। सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय बताइए। तो आप लिख सकते हैं कि शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। सांप्रदायिक दंगे हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि उनमें शिक्षा का अभाव है। किसी ने कुछ बात कह दी और आपने उसे सत्य मान लिया, तो ये क्या है? संप्रदाय। एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय में लड़ाई हो जाती है, दंगे हो जाते हैं। तो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, सांप्रदायिकता के खिलाफ जागरूकता फैलानी चाहिए, सभी धर्मों का सभी धर्मों को समान मानना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, धर्म तथा जाति के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो दंगे होंगे ही नहीं सांप्रदायिक। लेकिन आज के समय में इतने तो आप समझदार हो, एक लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को लड़ा देता है। नेक्स्ट समझते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो महात्मा गांधी क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे। उनका मानना यह था कि ऐसी शिक्षा दी जाए जो आप व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करने के बाद कम से कम अपना जीवन यापन तो कर सके। तो वो कह सकते हैं हस्त कौशल सिखाने के लिए शिक्षा पर जोर देते थे कि इन्हें कुछ ऐसा कौशल सिखा दिया जाए। सभी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन ऐसा कौशल सिखा दिया जाए तो अपना जीवन यापन कर सके और हिंसा भी न करें। तो इस प्रकार से उनमें नैतिक गुण डाले जाएं। तो व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करना, व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके, यानी खुद कमा सके और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। व्यक्ति का मानसिक विकास करना, व्यक्ति जीविकोपार्जक बन सके, वही कि व्यक्ति क्या है, अपना जीवन यापन कर सके, कुछ कौशल उसके अंदर डेवलप किए जाएं। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। तो हम कह सकते हैं कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, विचारों की आज़ादी, कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास, मोक्ष का महत्व, जीवन की समस्याओं को सुलझाना। तो ये भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं हैं। आत्म जागरूकता की विभिन्न स्थितियां बताइए। तो आप लिख सकते हैं आत्म जागरूकता की दो विभिन्न स्थितियां होती हैं, एक तो निजी आत्म जागरूकता, एक तो सार्वजनिक आत्म जागरूकता। निजी मतलब स्वयं जागरूक होना। अगर आप स्वयं जागरूक हो रहे हैं तो उसे निजी आत्म जागरूकता, और अगर आप समाज को जागरूक कर रहे हैं तो सार्वजनिक आत्म जागरूकता। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार से है। भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताइए। तो सख्त कानून बनाना चाहिए और कानून तोड़ने वाले को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता होनी चाहिए। जनता को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ होना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक अभियान चलाना चाहिए। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। बालकों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का क्या योगदान है? किसका निर्माण हो रहा है? चरित्र का। तो ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। बालक जन्म के बाद बोलना चलना आदि परिवार में ही रहकर सीखता है। परिवार से ही प्रारंभ में उसे नैतिक गुण, सामाजिक गुण, सभी का सम्मान करना, ये सभी गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बालकों के चरित्र निर्माण में परिवार के सदस्यों का योगदान है। नेक्स्ट पेपर है 2021 का पेपर, मूल्यों की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। मूल्य को अंग्रेजी में वैल्यू कहते हैं। इसका अर्थ होता है किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता। किसी वस्तु की कीमत या उपयोगिता। प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है, प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे मूल्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूल्य कहा जाता है।
सत्य, ईमानदारी, अच्छाई आदि ये मूल्य हैं। चरित्र निर्माण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चरित्र निर्माण यानी व्यक्ति में अच्छे व्यवहार का निर्माण करना। चरित्र का मतलब क्या है? उसके अंदर अच्छे व्यवहार होने चाहिए, तो अच्छे व्यवहार का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण कहलाता है। चरित्र व्यक्ति का मानसिक गुण है जो उसके सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप चरित्र का अर्थ लिख सकते हैं। वैश्विक दृष्टि से शांति शिक्षा की आवश्यकता, तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो एक बार आप कर लेंगे तो आप 2024 में जो भी पेपर आएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर से ही 80% आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। वस्तु सेवा श्रम, वस्तु सेवा श्रम और संपदा का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान होता है। इसके लिए देशों में एकता होनी आवश्यक है। अगर आप लड़ाई लड़ेंगे तो कोई देश कैसे आपको कोई वस्तु देगा, या कोई वस्तु आपसे क्यों खरीदेगा, कहीं और से खरीद लेगा। शांति शिक्षा अहिंसक एवं न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है। इसके इससे क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावकों की क्या भूमिका है? तो बच्चों के साथ नियमित बातचीत यानी संवाद करके उनकी समस्याएं सुलझाना, बच्चों के लिए शिक्षा का उचित वातावरण बनाना, इस प्रकार स्वस्थ साथी संबंधों को बढ़ावा देने में अभिभावक की प्रमुख या मुख्य भूमिका है। व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं बताइए, तो आप लिख सकते हैं खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमति, विक्षिप्तता। ये व्यक्तित्व की 5 विशेषताएं हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताइए, तो ये आप देखेंगे प्रश्न रिपीट हुआ है। तो व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, व्यक्ति के नैतिक गुणों का विकास करना, व्यक्ति का मानसिक विकास करना, व्यक्ति जीविकोपार्जन कर सके, इस प्रकार उसे बनाना है, तो इसके लिए ऐसी शिक्षा उसे देनी है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिखिए। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, बुरे परिणाम, तो इससे विभिन्न वर्गों में क्या होता है? द्वेष की भावना का विकास होता है, यानी द्वेष बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है। इससे देश की उन्नति एवं विकास में बाधा आती है, क्योंकि आपस में दंगे होंगे तो पुलिस प्रशासन है या फिर जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी नुकसान होगा। इससे समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इससे देश की जनहानि एवं आर्थिक हानि भी होती है। इस प्रकार से आप सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 2022 का पेपर, इसे समझते हैं। साथी समूह की विशेषताएं लिखिए। साथी समूह की क्या पूछी गई हैं? विशेषताएं पूछी गई हैं। उन्हें आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, उन्हें आपको क्या करना है? लिखना है। साथी समूह की विशेषताएं लिखिए। साथी समूह में शामिल व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने सुझाव व्यक्त करते हैं। साथी समूह में शामिल व्यक्ति क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अपने सुझाव व्यक्त करते हैं। साथी समूह में शामिल व्यक्ति एक दूसरे के साथ अपने जो सुझाव हैं वह व्यक्त करते हैं। इससे सामाजिक गुणों का विकास होता है। इससे क्या होता है? सामाजिक गुणों का विकास होता है। इससे समूह में कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। इससे क्या होता है? समूह में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसका विकास होता है। इससे सहयोग की भावना का विकास होता है। इससे क्या होता है? जो सहयोग की भावना है उसका विकास होता है। नेक्स्ट है आपका स्व जागरूकता क्या है? स्पष्ट कीजिए। यानी स्वयं जागरूक होना स्व जागरूकता कहलाती है। इससे अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों को पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें आदतें कितने प्रकार की होती हैं? आदतों की विशेषताएं बताइए। तो आप देखते हैं आदतें 2 ही हैं,
या तो अच्छी आदतें होंगी या बुरी आदत होगी किसी की। आदतों की विशेषताएं। आदतें किसी व्यक्ति के उस व्यवहार को कहते हैं जिसे बिना ज्यादा सोचे बार बार दोहराया जाए। आदतें स्वचालित व्यवहार को प्रभावित करती हैं। आदतें, जो अच्छी आदतें हैं, वो लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट समझते हैं, व्यवहार की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यवहार एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। व्यवहार क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो आंतरिक मानसिक अवस्थाओं के बजाय अवलोकनीय व्यवहार और उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है, विश्व बंधुत्व के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों का उल्लेख कीजिए। तो टैगोर का मानना था कि विश्व बंधुत्व और राष्ट्रवाद तब सबसे हिंसक होते हैं जब एक दूसरे से अलग होने का दावा करते हैं। टैगोर के अनुसार विश्व के लोगों से प्रेम करना चाहिए तथा भाईचारे की भावना रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व के विकास पर वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व के विकास पर वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके आसपास के वातावरण से ही सीखता है। उसके आसपास के लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसी भाषा में वह क्या करता है? बोलने लगता है। हिंसा के मोर्चे कौन कौन से हैं? विज्ञापन किस प्रकार हिंसा का मोर्चा है, स्पष्ट कीजिए। तो हिंसा के जो मोर्चे पूछे गए हैं तो आप ये लिख सकते हैं, जाति, लिंग, भेदभाव, विज्ञापन, गरीबी, सांप्रदायिकता, ये क्या हैं? हिंसा के मोर्चे हैं। और हिंसा के प्रकार देखोगे तो मौखिक हिंसा है, शारीरिक हिंसा है, यदि मुख से किसी को गालियां दे रहे हो मौखिक हिंसा है, मारपीट कर रहे हो शारीरिक हिंसा है, किसी पर दबाव बना रहे हो तो मनोवैज्ञानिक हिंसा है, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता फैलाना, ये भी हिंसा है। विज्ञापन में हिंसा दिखाने से व्यक्तियों के मन में किसी विशेष धर्म, जाति या समुदाय के प्रति हिंसा पैदा होती है, जो अभी वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो ये गलत चीज़ है। आप ये समझो कि पड़ोसी के घर में हम आग लगा दें तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर उसका घर जलेगा तो घर पे जो आग जली है तो उसकी जो लपटें हैं वो आपके घर को भी लगेंगी। आप ये सोचो कि पड़ोस में हमने मकान में आग लगा दी और हम आराम से शांति से सो जाएंगे, तो सो तो आप भी नहीं पाओगे, क्योंकि मकान तो आपका भी पड़ोस में है तो गर्म तो आपका भी होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लपटें तो आएंगी, जलेगा तो आपका भी कुछ ना कुछ, उसका 100% जलेगा तो आपका 10% जलेगा। तो इसीलिए तो कहते हैं शांति जरूरी है। अगर छोटे मोटे कोई यानी नोक झोंक किसी से हो जाए तो शांति बना के रखें। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, 2023 का पेपर है, व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। और इसमें आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 2018 से 2023 में जो 2022 तक जो पूछे गए हैं वही रिपीट हो जाएंगे। इसी प्रकार तो हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यवहारवाद एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। व्यवहारवाद क्या है? एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो आंतरिक मानसिक अवस्थाओं की बजाय जो क्या है आंशिक जो क्या है जो आंतरिक मानसिक अवस्थाओं के बजाय अवलोकनीय व्यवहार और उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है? मीडिया और हिंसा में क्या संबंध है? तो वर्तमान समय में मीडिया मानव जीवन का अहम हिस्सा है। मीडिया के द्वारा देश में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब यही मीडिया किसी धर्म को टारगेट कर दे तो दूसरे धर्म वाले हिंसक हो जाएंगे। अगर वो कह दे कि नहीं, इस धर्म के लोगों ने ये काम आपका जो धर्म है उसमें ये देवी देवताओं को ये किया है वो किया है, तो दूसरे धर्म वाले क्या है
हिंसक हो जाएंगे। तो ये मीडिया अगर चाहे तो सब कुछ अगर सही है, अगर मान लो कोई बात है जिससे हिंसा फैल रही है, तो उस चीज़ को जरूरी थोड़ी ना कि सबको बताया जाए। लेकिन मीडिया का काम ये है कि देश में शांति रखना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मीडिया की सूचनाओं से हिंसा हो सकती है और सही सूचना से हिंसा रुक सकती है। व्यक्तित्व के 5 विशेषताएं, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, आप देखेंगे 12 वाला रिपीट हुआ है, 13 वाला रिपीट हुआ है, ये भी रिपीट हुआ है। तो 5 विशेषताएं हैं: चैतन्यता, खुलापन, बहिर्मुखता, सहमति, जन्यता, स्नायु विकृति। नेक्स्ट समझते हैं, मीडिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। इससे ज्ञान में वृद्धि होती है। इससे देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी मिल जाती है मीडिया से। आप लोग पढ़ रहे हो एक तरीके से मीडिया के माध्यम से ही तो पढ़ रहे हो। आप देखते हो दूरदर्शन पे मौसम संबंधी जानकारी दी जाती है, और वहाँ पर पढ़ाया भी जाता है, विज्ञान है, साइंस है, ये भी पढ़ाया जाता है, और हम आपको पढ़ा रहे हैं एक तरीके से मीडिया ही तो है। इससे सूचना और जागरूकता मिलती है। इससे समाज को शिक्षा प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो सद्गुणों का स्वरूप निर्धारित करना, व्यक्ति को उसके अधिकारों एवं कर्तव्यों का पाठ सिखाना, नैतिक निर्णयों की सूचना प्रस्तुत करना, नैतिक आदर्श का स्वरूप निर्धारित करना, ये आपके नीति मीमांसा के प्रमुख सिद्धांत हैं। वैश्वीकरण की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। वैश्वीकरण से व्यापार का विस्तार होता है। वैश्वीकरण से दुनिया भर की अर्थ व्यवस्थाओं का विकास होता है। इससे आर्थिक असमानताएं कम होती हैं। वैश्वीकरण से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है। वैश्वीकरण से शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण बताइए। तो आप लिख सकते हो, समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण निम्नलिखित हैं: परिवार है, स्कूल है, साथी हैं, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, मीडिया है। तो इस प्रकार से ये हमने आपको 2018 से 2023 तक के सभी पेपर के लघुत्तरीय प्रश्न कराए हैं। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, जो छात्र नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। कोई भी सूचना रहती है, वीडियो नहीं बन पाती है, तो हम आपको कम से कम सूचना तो पहुंचा लें। और इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। PS24 क्लासेस यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।